अगर आप सबको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही हो तो अपने भर भर कर लाइक कमेंट और शेयर कर दे। इसके साथ साथ मेरे चैनल MS नॉवल स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। एपिसोड 59 to 62। जब मैं खुश नहीं रह सकती तो मैं तुम्हें भी खुश नहीं रहने दे सकती। तुम मेरे नहीं हो सकते तो तुम इस लड़की के भी नहीं हो सकते। इस लड़की को भी खुशी नहीं मिल सकती, क्योंकि इसके कारण ही आज मैं बर्बाद हुई हूं। तो सबसे पहले मैं इसे मारूंगी, उसके बाद में तुम्हें मारूंगी यक्षांश रावत, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारी आंखों के सामने ही इसे मार डालूंगी, पर तुम बस छटपटाते रह जाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। ये कहते हुए माहिरा तेज तेज हंसने लग गई। माहिरा के मॉम डैड उसे रोकते हुए बोले, बेटा तुम क्या कर रही हो? तुम पता भी है तुम क्या कर रही हो? बेटा छोड़ दो तुम उस लड़की को, क्यों तुम कानून को हाथ में ले रही हो? तुम्हें पता है ना कि अगर तुम उसे मारोगी तो तुम्हें भी सजा मिलेगी। प्लीज बेटा छोड़ दो यह पागलपन, खत्म करो। तुम्हें मैं अच्छा से भी अच्छा लड़का दिला दूंगी। तुम्हारी शादी तुम जिससे कहोगी उसे करा दूंगा। बस यक्षांश को छोड़ दो, वो तुम्हारे लायक नहीं है बेटा। माहिरा ने जब ये सुनी तो बोली, ये क्या मॉम, आप लोगों ने ये कैसे बोल दिया कि मैं इसे छोड़ दूं? बहुत प्यार करती हूँ मैं यक्षांश से, आपको तो सब पता है ना। पागलों की तरह दीवानी हूँ मैं इसकी, और यह मुझे छोड़कर जा रहा है, वह भी किस लिए? इस लड़की के लिए। कह रहा है कि मैं उसके लायक नहीं हूँ। क्यों मॉम, क्यों? मैं उसके लायक क्यों नहीं? जब मैं उसके लायक नहीं तो ये लड़की कैसे उसके लायक हो सकती है? जब मैं उसकी नहीं सकती तो ये लड़की भी उसकी नहीं हो सकती। ये सब बोलते हुए माहिरा अपने हाथ में पकड़े कांच के टुकड़े को आरजू के गले में चुभाए जा रही थी। आरजू दर्द से छटपटा रही थी और उसके गले से ब्लड निकलने लगा था। यक्षांश ने जब ये देखा तो चिल्लाते हुए बोला, माहिरा छोड़ दो, तुम जो चाहती हो वही होगा। मैं ये सब वीडियो डिलीट करवा दूंगा और सबके फ़ोन से भी इस वीडियो को डिलीट करवा दूंगा। तुम बस प्लीज़ आरजू को छोड़ दो, उसे कुछ मत करो। तुम जो चाहोगी वही होगा, पर प्लीज़ उसे छोड़ दो। माहिरा ने जब ये सुना तो बोली, मैं तो सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ। क्या तुम मेरे हो जाओगे? बताओ यक्षांश बेबी, बताओ। यक्षांश जल्दी बताओ, मेरे पास टाइम नहीं है। तुम मेरे हो या नहीं? अगर तुम हाँ बोलते हो तो हम अभी इसी वक्त यहीं पर शादी करेंगे। यक्षांश ने जब सुना तो वो गुस्से से कांप उठा। उसकी नज़रें आरजू पर थी। उसके दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी उससे दूर जा रही है, जिससे वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो चिल्लाते हुए बोला, माहिरा ये पागलपन छोड़ दो। मैंने कहा छोड़ दो उसे। तुम जो चाहेगी वही होगा। तुम मुझसे शादी करना चाहती हो ना? तो हाँ, मैं तैयार हूँ तुमसे शादी करने के लिए। चलो अभी इसी वक्त हम शादी कर लेंगे। माहिरा ने जब ये सुना तो खुश हो गई। वह होठों पर बड़ी सी स्माइली लिए बोली, क्या सच में? सच में तुम मुझसे शादी करोगे? यक्षांश ने सुना तो बोला, हाँ हाँ, मैं तुमसे शादी करूंगा, अभी इसी वक्त शादी करूंगा, पर तुम प्लीज इसे छोड़ दो। माहिरा ने जब सुना तो मुस्कुराते हुए, यक्षांश की और मेरी शादी होगी। मेरी शादी होगी मॉम डैड, देखो ना, मुझे मेरा प्यार मिल जाएगा और अब यक्षांश सिर्फ मेरा हो जाएगा। माहिरा की हरकतें सभी को डरा रहे थे। वह इस वक्त किसी पागल लड़की की तरह बिहेव कर रही थी। तभी यक्षांश बोला, हाँ माहिरा, मैं तुम्हारा हो जाऊंगा, पर तुम प्लीज आरजू को छोड़ दो। छोड़ दो उसे, जाने दो और चलो हम दोनों शादी करते हैं। माहिरा ने ये सुना तो वो बोली, ठीक है ठीक है, तुम कहते हो तो मैं अभी इसे छोड़ देती हूँ, अभी इसे पूरी तरह से आज़ाद कर देती हूँ। इतना कहते हुए वह अपने हाथ में पकड़े कांच को एकदम आरजू के गले पर मार दी, जिससे कुछ ही सेकंड में आरजू के गले से खून की धारा बहने लगी। यक्षांश ने जब ये देखा तो उसके मुंह से तेज चीख निकल गई, वाइफी। वही अभिनव जो कि कब से कोशिश कर रहा था कि वो माहिरा के ध्यान को भटकाकर आरजू को छुड़ा ले, और वो बिल्कुल उसके करीब पहुंच ही गया था, लेकिन तब तक माहिरा ने अपने हाथ में पकड़े कांच से आरजू के गले पर मार दिया। माहिरा ने आरजू को छोड़ा तो आरजू लड़खड़ाकर तुरंत वही फर्श पर गिरने लगी, पर इससे पहले कि वो गिरती यक्षांश तुरंत आकर उसे अपनी बाहों में ले लिया और वो चीखते हुए बोला, तुम ठीक तो हो ना वाइफी? ओपन योर आइज, कुछ नहीं हो सकता तुम्हें, तुम आंखें खोलो वाइफी। यक्षांश के मुंह से बार बार आरजू के लिए वाइफ शब्द निकल रहे थे, जिसे सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान थे। वही आरजू के चेहरे पर दर्द में भी एक सुकून उतर आया था कि आखिरकार उसका हस्बैंड आज उसे वाइफ माना तो सही।
भले ही उसका अंतिम समय आ गया हो। सबसे ज्यादा तो अनामिका रावत हैरान थी। उन्हें तो आज एक के बाद एक झटके मिल रहे थे। सबसे बड़ा झटका उनके लिए तो ये था माहिरा का रूप। उन्हें यकीन नहीं था माहिरा इस तरह की लड़की होगी। और जब आज माहिरा ने आरजू पर इस तरह से कांच को चुभाया तो उनके मुंह से भी चीख निकल गई थी। वो भी तुरंत भागकर आरजू के पास आई और उसे उठाने की कोशिश करने लगी। आरजू, जिसकी आंखें बंद हो रही थी, अपनी अधखुली आंखों से यक्षांश की तरफ देखी और धीरे से अपने एक हाथ को आगे बढ़कर उसके गाल पर रख दी। आरजू अपने होठों को हिला रही थी, पर बोल तो वो पहले भी नहीं पाती थी, तो अभी तो उसके गले पर चोट के निशान थे, तो भला वह कैसे बोल पाती। अभिनव भी आरजू के पास आया और उसके गालों को थपथपाते हुए बोला, स्लीपिंग ब्यूटी, स्लीपिंग ब्यूटी, अपनी आंखें खोलो। आरजू, अपनी आंखें खोलो, देखो देखो तुम्हारा भाई आया है, प्लीज आंखें खोलो। तो तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, मेरी बहन को कुछ नहीं हो सकता। ये कहते हुए अभिनव पैनिक करने लगा था। यक्षांश का भी यही हाल था। वह कसकर आरजू को अपनी बाहों में लिया और एकदम से उसे गोद में उठाकर चिल्लाते हुए बोला, ड्राइवर डॉट डॉट ड्राइवर, जल्दी कार बाहर निकालो। माहिरा ये सब कुछ देख रही थी। वो यक्षांश को इस तरह से आरजू को अपने साथ ले जाते देखकर तुरंत आगे बढ़ी और यक्षांश के सामने आकर खड़ी हो गई। फिर वह यक्षांश को पकड़कर बोली, यक्षांश बेबी, तुम ऐसे कहाँ जा रहे हो? ऐसी भी ये मरने वाली है तो छोड़ दो इसे। क्या करोगे तुम अब इसका? चलो, हमें शादी करनी है ना? चलो शादी करने के लिए चलते हैं। मैं जल्दी से पंडित जी को बुलाकर लाती हूँ। यक्षांश लाल आंखों के साथ उसे घूर रहा था। वो चिल्लाते हुए बोला, स्टॉप इट, जस्ट शट अप। माहिरा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी आरजू पर हमला करने की? तुमने जो आज उसके साथ किया है ना, उसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी, ऐसी सजा जो तुम सह नहीं पाओगी। माहिरा ने जब ये सुना तो वो हैरानी से उसे देखने लगी और बोली, तुम क्या बोल रहे हो? तुम्ही ने तो कहा था इसे आज़ाद कर दो, तो मैंने आज़ाद कर दिया, छोड़ दिया इसे। अब मैं इतनी आसानी से कैसे छोड़ती? वो तो मेरे हाथ से कट लग गया। तुम्हें तो पता ही था मेरे हाथ में कांच है और ये झटके से आती है और उसका गला कट गया। इसमें मेरी क्या गलती है? माहिरा इस तरह से यक्षांश से बोल रही थी जैसे मानो वो बहुत ही मासूम हो, उसकी कोई गलती ही ना हो। यक्षांश गुस्से में उसे घूमते हुए बोला, माहिरा, तुम्हें तो अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ये कहते हुए वह अपने गार्ड को आवाज लगा बोला, पकड़ लो इस लड़की को और बंद कर दो उसे। माहिरा जब भी सुनी तो वह भी आंखें फाड़े यक्षांश को ही देखे जा रही थी, जैसे उसे यक्षांश की बातों से कोई फर्क ही ना पड़ रहा था। सारे बॉडीगार्ड आकर माहिरा को चारों तरफ से पकड़ लिए। जैसे ही वो बॉडीगार्ड्स माहिरा को पकड़ने वाले थे, तभी माहिरा के मॉम डैड आ गए और बोले, छोड़ दो मेरी बेटी को, मेरी बेटी को ऐसे मत पकड़ कर ले जाओ, हम उसकी गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं, प्लीज़ आप मेरी बेटी को छोड़ दो। माहिरा ने जब ये देखा कि उसके मॉम डैड कैसे उसे बचा रहे हैं, तो तुरंत बोली, मॉम डैड क्या कर रहे हो आप लोग? ऐसे क्यों गिड़गिड़ा रहे हो? कुछ नहीं होगा मुझे, मैं अभी चाहूँ तो इन्हीं 2 मिनट में धो सकती हूँ। वही सारे बॉडीगार्ड्स माहिरा की बातें सुन हैरान थे। तभी माहिरा एकदम से एक बॉडीगार्ड के हाथ को पकड़कर मारते हुए बोली, छोड़ मुझे। पर वो बॉडीगार्ड ने उसे नहीं छोड़ा तो माहिरा एकदम एक झटके में अपने एक हाथ को ऊपर उठाया और उस गार्ड के मुंह पर एक पंच मार दी, जिससे वह बॉडीगार्ड दूसरे तरफ जा। फिर माहिरा दूसरे बॉडीगार्ड को भी इसी तरह मारकर जमीन पर गिरा दी। यक्षांश, जो कि आरजू को अपने साथ लेकर जा रहा था, वो जैसे ये देखा तो वह गुस्से से बोला, तुम सब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? एक साथ उस पर अटैक करो और उसके हाथों और पैरों को जंजीरों से बांध दो। माहिरा के मॉम डैड पहले तो अपनी बेटी की लड़ाई करते देख हैरान थे, पर तभी यक्षांश की बात सुन दोनों डर गए। वो दोनों तुरंत यक्षांश के पास जाकर बोले, प्लीज यक्षांश बेटा, माफ कर दो मेरी बेटी को, ऐसे उसको इतनी बड़ी सजा मत दो। वही माहिरा चिल्लाते हुए बोली, मेरे पास मत आना तुम सब, वरना मैं तुम सबका भी बुरा हाल करूंगी। बॉडीगार्ड्स तब ये देख तो एक साथ उस पर अटैक किया और चारों तरफ से उसे घेर लिए। माहिरा अब चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। वह छटपटाते हुए बोली, छोड़ो मुझे, छोड़ो, वरना मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं। तुम सब मुझे नहीं जानते, मैं तुम सबको मार मार के धूल चटा दूंगी। यक्षांश माहिरा की मॉम डैड की बातों को पूरी तरह से इग्नोर किया और आरजू को तेज कदमों के साथ लिए बाहर आ गया।
बाहर आने से पहले वह अभिनव की तरफ देखकर कुछ इशारा किया। अभिनव ये समझ गया और तुरंत अंदर गया तो देखा कि माहिरा अभी भी छटपटाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तो वो तुरंत अपने गार्ड को कुछ इशारा किया और वो गार्ड माहिरा के कान के पीछे एक तेज से पंच मारा, जिससे माहिरा उसी समय बेहोश हो गई। अभिनव चिल्लाते हुए बोला, इसे उठाकर ले जाओ। वहां मौजूद सारे गेस्ट की तरफ अभिनव देखा और भारी आवाज में बोला, अब तुम सब खड़े खड़े क्या कर रहे हो? क्या देख रहे हो तुम सब? यहाँ से जा सकते हो। पार्टी और तमाशा भी खत्म हो चुका है, सो जस्ट लीव। ये सुनते ही वहां सभी लोग तुरंत बाहर की तरफ निकालने लगे। वही यक्षांश आरजू को अपने कार में लिए बैठा और ड्राइवर तेजी से आगे बढ़ा रहा था। यक्षांश चलते हुए बोला, जल्दी से अस्पताल ले चलो। ये कहते हुए यक्षांश आरजू की तरफ देखा जो कि अब पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी। उसके हाथ झूम चुके थे, उसके गले से अभी भी खून निकल रहा था। ये देखकर यक्षांश तुरंत अपने पॉकेट से रुमाल निकाला और आरजू के गले पर लपेट लिया। वह आरजू को कसकर अपने सीने से लगाते हुए बोला, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। कुछ नहीं होगा वाइफी, तुम मेरी हो। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। मुझे छोड़कर कहीं मत जाना वरना मैं जी नहीं पाऊंगा। ये कहते हुए वह आरजू पर अपने पकड़ कसते जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे अगर वह आरजू को थोड़ा सा भी ढीला छोड़ेगा तो आरजू उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। कुछ ही देर में कार हॉस्पिटल के सामने आकर रुकी। यक्षांश तुरंत ही आरजू को अपने गोद में लेकर कार से बाहर आया और तेज कदमों के साथ अस्पताल की तरफ बढ़ गया। ये हॉस्पिटल रावत फैमिली के ही था। जैसे ही हॉस्पिटल के डॉक्टर ने यक्षांश को देखा तो वो तुरंत आकर उसे वार्ड की ओर बढ़ा और बोला, जल्दी से चेक करो, मेरी वाइफ को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर की नज़र जब आरजू पर गई और उसके गले से निकल रहे खून को देख तो वो भी घबरा गए। एक पल के लिए वह कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाया। तभी यक्षांश की तेज आवाज उनके कानों में गए, मैंने कहा जल्दी से चेक करो, जल्दी से इलाज करो मेरी वाइफ का। अगर मेरी वाइफ को कुछ हुआ तो मैं तुम सबको जान से मार डालूंगा। ये सुन डॉक्टर जल्दी से अपने सेंस में आए और तुरंत ही आरजू को लिए आईसीयू वार्ड की तरफ चले गए। कुछ ही देर में वह सब आईसीयू वार्ड के अंदर थे। वार्ड का डोर बंद हो गया। यक्षांश वार्ड के डोर के बाहर खड़ा बेसब्री से डोर ओपन होने का इंतजार कर रहा था। यक्षांश बेचैनी से कॉरिडोर में खड़ा इधर से उधर टहल रहा था। उसे आरजू की बहुत चिंता हो रही थी। उसके शर्ट पर अभी भी आरजू के खून की निशान लगे हुए थे, यहाँ तक कि उसके हाथों में भी खून के निशान लगा था। यक्षांश की आंखों के सामने बार बार वही सीन आ रहा था जब माहिरा ने आरजू के गले पर उसे कांच को चुभाया था और उसका गला कट गया था। ये याद करते ही यक्षांश के दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। उसके चेहरे पर डर और घबराहट के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। वह काफी देर तक यहाँ से वहां टहलता रहा था, फिर एकदम से चेयर पर जाकर बैठ गया। उसने अपने बालों में अपने हाथों को घुमाया और कसकर बालों को पकड़ते हुए बोला, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, सब कुछ। वह इस हालत में है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। बहुत शौक था ना मुझे टेस्ट लेने का, उसकी मोहब्बत का मैं परीक्षा ले रहा था और आज देखो क्या हालत कर दी मैंने उसकी। माफ कर दो प्लीज वाईफाई, एक बार माफ कर दो। वादा करता हूँ कि दोबारा कभी भी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। तुम्हारे आंखों में एक आंसू भी नहीं आने दूंगा। तुम्हें इतनी खुशियां दूंगा कि तुम खुशियों को संभाल नहीं पाओगी। तुम्हारे कदमों में मैं दुनिया जहां की सारी खुशियां लाकर रख दूंगा। पर प्लीज एक बार अपने पति को माफ कर दो, वापस आ जाओ। उद्धरण चिन्ह। यक्षांश बार बार यही सब बोले जा रहा था। आरजू के बारे में सोच रहा था। उसकी आंखों के सामने आरजू के साथ बिताए हर एक पल आ रहे थे। आरजू का उसे पहली बार मिलना जब गुंडे उसका पीछा कर रहे थे और आरजू सीधे उसे जाकर टकरा गए थी। शादी के जोड़े में आरजू के को देखकर यक्षांश उस वक्त उसका हो गया था। उसके दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी, लेकिन उसने अपने एहसास को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, क्योंकि अभी ही तो उसका दिल टूटा था और इतनी जल्दी वह वापस से कैसे इसे जुड़ने देता। वह चोट खाए आशिक की तरह था जो कि अपने एहसास को ही मार दिया था। पर आज उसे उन पलों को याद कर यह महसूस हुआ कि वह तो उसी पल उसका हो गया था जिस दिन उससे पहली बार मिला था। उस पल में ही उसका दिल सिर्फ आरजू का हो गया था। उसके बाद उसे आरजू के साथ मॉल जाना, उसे पहली बार किस करना, भले ही वह जबरदस्ती की किस थी, लेकिन वह अभी भी आरजू की गुलाबी होठों के एहसासों को भूल नहीं पाया था।
उस वक्त तो वह अभिनव से ही जलन महसूस करने लगा था। आरजू का उसे डरना उससे अच्छा नहीं लग रहा था। वह चाहता था कि आरजू उससे खुलकर बातें करे, वह भी उसी तरह उसे मुस्कुराकर बातें करे जैसे वह अभिनव से करती है। पर कहीं ना कहीं यक्षांश ये बात भी जानता था कि आरजू सिर्फ उसी के कारण उससे डरती है। वही उसे डरा कर रखता था, वरना शायद आरजू भी उसे उसी तरह मुस्कुराकर बात करती जैसे वो अभिनव से करती है। फिर जब आरजू गायब हो गई थी, उस वक्त यक्षांश ही जानता था कि उसने कैसे खुद को संभाला था। आरजू के मिलते ही उसकी सांसें लौट आई थी। आरजू के साथ शादी करना, उसके मांग भरना, उसके गले में मंगलसूत्र पहनाना, वह सब एक एक कर यक्षांश की आंखों के सामने किसी मूवी की तरह घूम रहे थे। उसे वह पल भी याद आने लगा कि किस तरह से वह आज उसे दूर हो गया था। उसने उसकी शादी को भी इग्नोर कर दिया था, फिर उससे दूर रहने लगा था। यहाँ तक कि उसने तो महिरा से एंगेजमेंट करने के लिए भी हाँ बोल दिया था। पर वह अच्छी तरह से जानता था कि कभी भी महिरा से एंगेजमेंट नहीं करेगा। यक्षांश गुस्से में आरजू की मिताली से तुलना करने लगा था, पर वह भूल गया था कि मिताली और आरजू में जमीन आसमान का फर्क है। वह दोनों कभी एक जैसे नहीं हो सकते। जहां मिताली के अंदर सिर्फ स्वार्थ लालच भरा हुआ था, वही आरजू यक्षांश की खुशी के लिए अपनी खुशियों को भी कुर्बान कर देने वालों में से थी। यक्षांश ये सब कुछ याद करके खुद से ही बोला, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ उसके साथ? मैं उस लड़की पर कैसे शक कर सकता हूँ, जो लड़की मेरी एक खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती थी? सच में मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। मैंने उसके प्यार पर ध्यान नहीं दिया, उसके प्यार को इग्नोर किया। शायद इसीलिए भगवान ने मुझे सजा दी है। आई एम सॉरी वाइफी, मैं शायद तुम्हारे लायक हूँ ही नहीं। ये सब बोलते हुए यक्षांश गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर बेंच पर मारे जा रहा था। इस समय वहां पर अभिनव भागता हुआ आया। अभिनव के साथ पूर्वी भी थी। वह दोनों भागकर यक्षांश के पास आए और पूछा, आरजू कहाँ है? यक्षांश ने एक नज़र उन दोनों की तरह देखा और आईसीयू के वार्ड की तरफ देखा, जिसे समझकर वह दोनों आईसीयू वार्ड की तरह देखने लगे। पूर्वी बेंच पर बैठ गई और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसके लिए तो उसकी दोस्त आरजू ही सब कुछ थी। आरजू की वजह से तो आज पूर्वी सही सलामत थी, वरना शायद अब तक वह इस दुनिया में नहीं रहती। यह याद कर पूर्वी रो रही थी। यक्षांश ने एक नज़र पूर्वी की तरफ देखा तो वो पूर्वी को रोते हुए देखकर वह बोला, कुछ नहीं होगा उसे, मुझे पूरा विश्वास है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मेरी वाइफ ठीक हो जाएगी। कोट। पूर्वी यक्षांश की बात सुन गुस्से से बोली, बस करिए अपना ये दिखावा, बस करिए अब, और मत दिखावा करिए। आपकी बातों में मेरी दोस्त आ सकती है पर मैं नहीं। अगर आज वह इस कंडीशन में है तो उसके सबसे बड़े जिम्मेदार आप हैं। आपके कारण ही मेरी दोस्त आज मौत के मुंह तक पहुंच गई है। आपकी एक झलक के लिए बेचारी पूरी रात इंतजार करती थी, ये सोचकर दिन भर रोती रहती थी। मुझे देख अपने आंसुओं को साफ कर लेती थी, ये सोचकर कि मैं कुछ समझ नहीं पाऊंगी। हमेशा लोगों के सामने अपने होठों पर झूठी मुस्कुराहट लिए रहती थी कि उसके दुख के बारे में किसी को पता ना चले। पर मैं जानती थी कि वह अंदर से कितनी दुखी है। जब आपको उसे दुख देना ही था तो क्यों की यह शादी? उससे एक प्रॉब्लम से निकाल कर दूसरे प्रॉब्लम में डालने के लिए। मैं हमेशा से सोचती थी कि अमीर लोग बहुत बुरे होते हैं, पर जब मैं आपसे मिला तो मुझे लगा नहीं, आप वैसे नहीं हैं। आप मेरी दोस्त को खुश रखेंगे। पर नहीं मिस्टर यक्षांश रावत, आप भी उन अमीर लोगों की तरह निकले जो गरीबों का सिर्फ मजे के लिए सब कुछ करते हैं। आपने भी मेरी दोस्त के साथ वही सब किया और उसे छोड़ दिया। उद्धरण चिन्ह। पूर्वी की एक एक बात यक्षांश को चुभ रहे थे, पर वह कुछ बोला नहीं, क्योंकि वह जानता था पूर्वी अभी बहुत गुस्से में है और एक तरह से पूर्वी जो बोल रही थी सही बोल रही थी। यक्षांश के कारण ही तो आज आरजू इस कंडीशन में है और उसके दुख का कारण भी यक्षांश था, इसलिए वह चुपचाप बैठा रहा। वही अभिनव पूर्वी की बातें सुनकर समझ गया था कि पूर्वी अभी अपने फ्रेंड के लिए बहुत दुखी है, इसलिए वह रोका नहीं, क्योंकि वह भी जानता था कि यक्षांश ने आरजू को बहुत दुख दिया है। यक्षांश एक नज़र अभिनव की तरफ देखा तो अभिनव अपनी नज़रों को दूसरी तरफ मोड़ लिया। उसके भाव को देखकर यक्षांश समझ गया कि अभिनव भी उससे नाराज है, इसलिए वह कुछ नहीं बोला, उसी तरह बेंच पर बैठा रहा और लगातार अपने हाथों का पंच बनाकर बेंच पर मारता रहा। उसके दिल में इस वक्त इतना दर्द था, अपने दर्द को किसी को बता भी नहीं सकता था। वह रोना चाहता था पर चाहकर भी रो नहीं सकता था, क्योंकि वह कहते हैं ना, मर्द अगर रोते हैं तो लोग उस पर हंसने लगते हैं।
ये सोचकर उसने खुद को कठोर बना रखा था। अनामिका रावत अपने रूम में बैठी हुई थी। आज जो कुछ भी पार्टी में हुआ वह सब कुछ उनकी आंखों के सामने आ रहे थे। पहले मिताली का आकर इस तरह से हंगामा करना और फिर यक्षांश का एंगेजमेंट से साफ मना करना, ये सब कुछ उन्हें याद आ रहा था। उसके साथ ही साथ उनकी आंखों के सामने माहिरा की असलियत भी आ गई थी। वह लड़की कैसी है, ये सब कुछ सोचते हुए वह उनकी नज़र सामने लगे फोटो पर जाकर ठहर गए। सामने उनके बेटे अभिमन्यु का फोटो था। वह अपने बेटे की फोटो को देखते हुए बोली, सॉरी बेटा, पर मैं चाहकर भी तेरी इच्छा नहीं पूरी कर सकती। तू तो चाहता था ना कि तेरे बेटे की शादी तेरे दोस्त की बेटी से हो, और मैं भी इसी कोशिश में थी, लेकिन शायद उन दोनों की जोड़ी बनी नहीं है, क्योंकि यक्षांश तो किसी और को चाहता है। वह लड़की इस तरह की निकलेगी मैंने तो सोचा ही नहीं था। मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि अगर मैं यक्षांश के साथ जबरदस्ती करूँगी तो वह मेरी बातों को मना नहीं करेगा, लेकिन अब मैं खुद नहीं चाहती कि यक्षांश उस जैसी लड़की से शादी करे। इस तरह से तो यक्षांश बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये सब कुछ बोल अनामिका रावत कुछ देर के लिए शांत हो गई और फिर कुछ सोचते हुए बोली, ना जाने वो बच्ची किस हालत में होगी। ये सोचकर अनामिका रावत को आरजू की चिंता होने लगी थी। उसने तुरंत अपना फ़ोन उठाया और एक नंबर डायल किया। कुछ रिंग जाने के बाद कॉल पिक हुआ तो अनामिका रावत अपने भरी आवाज में बोली, पता करो वह लड़की कौन थी जिसे यक्षांश अपना बता रहा था, और अभी वह कौन से हॉस्पिटल में है, उसकी हालत कैसी है। इतना कहकर अनामिका रावत ने कॉल कट कर दिया। वह फ़ोन को एक साइड रखती है, चेयर पर अच्छे से टेक लगाकर बैठ गए। वह धीरे धीरे चेयर को मूव कर रही थी और अपनी आंखों को बंद कर रखी थी, जैसे मानो किसी गहरी सोच में हो। वही रीना और अशोक जी दोनों रूम में आए। रीना जी तो मुस्कुराते हुए बोली, वाह, आज की पार्टी तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी। एक के बाद एक धमाके मिल रहे थे इस पार्टी में। सच में मज़ा आ गया, और जो सबसे लास्ट में धमाका हुआ वह तो सबसे ज़्यादा मज़ेदार था। किसी को नहीं पता था कि माहिरा इस तरह की लड़की है। पूरी की पूरी साइको लग रही थी। पर जो भी कहो, अगर उसकी शादी यक्षांश से हो गई होती तो बेचारा यक्षांश को हर रोज मर के जिए, और उसे इस तरह से मरते देखकर हमें सुकून मिलता। उद्धरण चिन्ह। अशोक जी जो कि सब कुछ सुन रहे थे, वह रीना जी की तरफ देखते हो बोला, तुम्हें माहिरा का दिख रहा है, पर यह मिताली, इसका तुम क्या खाओगी। मिताली का नाम सुनते ही रीना जी को मिताली ने जो आज किया वह सब कुछ याद आने लगा। वह गुस्से में बोली, वह लड़की तो मुझे शुरू से ही नहीं पसंद थी। मुझे शुरू से ही वह एक नंबर की घमंडी और बदतमीज लगती थी। इसीलिए तो मैंने कभी भी अपने बेटे के लिए उसे हाँ नहीं कहा था। और आज देखी सच्चाई भी सामने आई। वो लड़की कितनी गिरी हुई है। मेरा बेटा ही पागल था जो उससे शादी करने जा रहा था। पर भगवान का शुक्र है, समय रहते उसे अकल आ चुकी है। अब वह उससे दूर ही रहेगा। उद्धरण चिन्ह। अशोक जी अपने सूट को उतारते हुए बोला, तुम सही बोल रही हो रीना। अब विक्रम को समझ आ जाएगा कि वह जिस लड़की के लिए पागल था वह लड़की कैसी थी। जो भी हुआ अच्छा हुआ, वरना शायद कल को हमें भी पछताना पड़ता। हम विक्रम की जिद के आगे हार मान जाते और उसकी शादी ऐसी लड़की से हो जाती जो विक्रम की जिंदगी को बर्बाद करके रख देती। उद्धरण चिन्ह। रीना जी यह सुनकर बोली, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। समय रहते हमारा बच्चा बच गया, पर अभी विक्रम है कहाँ। ये कहते हुए वह तुरंत विक्रम के रूम में गए, पर विक्रम अपने रूम में नहीं था। ये देखकर रीना जी खुद से बोली, ये लड़का कहाँ चला गया। बस अब यह उस लड़की के पास न जाए। ये बड़बड़ाते हुए वह वापस रूम में आई। फिर अशोक जी की तरफ देखते ही बोली, पता नहीं कहाँ है। मैंने उसे कॉल भी किया पर उसने कॉल भी पिक नहीं किया। उद्धरण चिन्ह। अशोक जी आए और बैग पर बैठते हुए बोले, कोई बात नहीं रीना, वह शायद कहीं बाहर गया होगा। जब वह फ्री होगा तो आ जाएगा। अब वह ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे उसे पछताना पड़े। इतना कहकर अशोक जी बेड पर लेट गए। रीना जी कपड़े चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम में चले गए। वही विक्रम कार में बैठा बड़ी स्पीड से कार को आगे बढ़ा रहा था। उसके एक हाथ में वाइन की बोतल थी जिसे वह अपने होठों पर लगाए हुए था। उसकी आंखों के सामने आज मिताली ने जो कुछ भी पार्टी में किया वह सब कुछ आ रहा था। मिताली का यक्षांश को ये कहना कि उसने उसके साथ रात बिताई और उसके पेट में यक्षांश का बच्चा है, ये सब कुछ सोचकर विक्रम का गुस्सा बढ़ते जा रहा था। वह अपने हाथ में पड़े वाइन के बोतल को मुंह पर लगाए पिए जा रहा था और कार की स्पीड बढ़ा रहा था।
उसकी कार अभी सुनसान रोड पर दौड़ रहे थे। वह गुस्से में बोला, मिताली तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ आज क्या करता हूँ। बहुत गर्मी भारी पड़ी है न तुम्हारे जिस्म में। तुम्हारे जिस्म को ठंडा ना किया तो मेरा नाम विक्रम नहीं। ये कहते हुए वह एक ही सांस में ड्रिंक को पूरा पी गया और बोतल को रोड पर फेंक दिया। कार को फुल स्पीड में आगे बढ़ा दिया। अभी विक्रम रोड पर तेजी से कार को बढ़ा रहा था। अचानक ही रोड पर खड़ी एक लड़की से उसकी टक्कर हो गई। उस लड़की की एक एक तेज चीख निकल गई। इस आवाज को सुन विक्रम एकदम से अपने कार को रोक दिया। विक्रम जो अभी नशे में था, वह किसी का एक्सीडेंट होने के कारण उसका नशा बिल्कुल गायब हो गया। वह जल्दी से कार का डोर ओपन करके बाहर आया और रोड की तरफ देखा तो वहां पर एक लड़की रोड पर बेहोश पड़ी हुई थी। उसके माथे से हल्का हल्का ब्लड निकल रहा था। ये देखकर विक्रम घबरा गया और तुरंत उसे बोला, तुम ठीक तो हो ना? कौन हो तुम? ठीक तो हो ना? ये कहते हुए विक्रम धीरे से उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया। उसके चेहरे पर आए बालों को एक्साइट करते हुए जैसे ही उस लड़की के चेहरे को देखा तो बस देखता ही रह गया। उसकी आंखें उस लड़की की मासूम खूबसूरत चेहरे पर ही ठहर गए। उसकी नज़र उस लड़की के सिर पर गए जहां से हल्का हल्का ब्लड निकल रहा था। वो धीरे से लड़की के गाल पर अपना हाथ रख उसे थपथपाते हुए बोला, हेलो हेलो तुम ठीक तो हो ना? अपनी आंखें खोलो। विक्रम के ऐसे कहने पर लड़की धीरे से अपनी आंखें खोली और विक्रम की तरफ देखते हुए दर्द भरी आवाज में बोली, आह मुझे दर्द हो रहा है। इतना कहते हुए उसकी आंखें एक बार फिर से बंद हो गई। विक्रम एक झटके में उठा और उस लड़की को अपने गोद में उठाकर कार में लेकर आया। वह उसे अपने बगल वाले सीट पर बिठाकर सीट बेल्ट लगाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार को हॉस्पिटल की तरफ मोड़ दिया। कार ड्राइव करते हुए विक्रम की नज़र उस लड़की के चेहरे पर ही बार बार जा रही थी। उसने देखा कि उसके माथे से ब्लड निकल रहा है तो वो तुरंत अपना रुमाल निकालकर उसके माथे पर बांध दिया। कार को तेजी से आगे बढ़ा दिया। कुछ देर बाद उसकी कार हॉस्पिटल के सामने आकर रुकी। उसने तुरंत डोर ओपन किया, उस लड़की को अपनी गोद में उठाकर हॉस्पिटल की तरफ बढ़ गया। कुछ देर में विक्रम डॉक्टर की केबिन में बैठा हुआ था। एक नर्स उस लड़की के माथे पर हाथ पर ड्रेसिंग कर रही थी। दवा लगाने के कारण वह लड़की धीरे धीरे होश में आ चुकी थी। डॉक्टर विक्रम की तरफ देखते हुए बोला, ये कुछ दवाएं आप इन्हें टाइम टू टाइम देते रहिएगा और सुबह शाम ड्रेसिंग कर दीजिएगा। चोट ज़्यादा गहरी नहीं है पर अगर टाइम टू टाइम ड्रेसिंग होता रहा तो जल्द ही भर जाएगा। विक्रम ने सिर हिलाया। उसकी नज़र उस लड़की पर गई जो कि अभी भी भरी निगाहों से डॉक्टर की तरफ देख रही थी। वो धीरे से उठने लगी लेकिन कमजोरी के कारण लड़खड़ा गई। अभी वह नीचे गिरती उससे पहले ही विक्रम ने उसे संभाल लिया, तुरंत अपने गोद में उठा लिया। ये देख वो लड़की हैरान हो गई। वह अपनी आंखें बड़ी किए विक्रम की तरफ देख रही थी तो विक्रम डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोला, ठीक है डॉक्टर मैं चलता हूँ। इतना कहकर विक्रम केबिन से बाहर आया और उस लड़की को अपने गोद में लिए हॉस्पिटल से बाहर जाने लगा। उस लड़की को विक्रम से बहुत डर लग रहा था। जाने क्यों उसे घबराहट हो रही थी और इस कारण वो चाहकर भी उससे कुछ बोल नहीं रही थी। विक्रम अपने कार के पास पहुंचा और उसे सीट पर बैठा दिया और सीट बेल्ट लगाते हुए बोला, तुम्हारा घर कहाँ है? वो लड़की कुछ बोलती उससे पहले उसका फ़ोन बजने लगा जो कि वही उसके पास में था। विक्रम जब रोड पर से उस लड़की को उठाया था तो उसके पास को भी ले लिया था। फ़ोन की वजह से विक्रम उसके पास का फ़ोन उसे पकड़ा दिया। खुद जाकर ड्राइविंग सीट बैठ गया। वह लड़की अपने पस में से फ़ोन निकल उसमें फ्लैश होते नंबर को देख डर से कांपने लगी। कांपने के कारण उसके हाथ से फ़ोन छूटकर नीचे गिर गया। ये देख विक्रम कुछ बोलता उससे पहले ही फ़ोन जो कि नीचे गिर गया था उसे वह ऑन हो गया था। दूसरी तरफ से औरत की गुस्से भरी आवाज़ आई, कहाँ है तू कलमुई, अभी तक तू आई क्यों नहीं? यहाँ हम सब भूखे पैसे बैठे हैं, जल्दी आ और खाना बना। कहाँ मुंह मार रही है? किसके साथ रंगरलियाँ बना रही है तू? एक बार घर तो आ फिर देख मैं तेरे कैसे हाथ पैर तोड़ती हूँ। ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तू दोबारा कभी लेट नहीं करेगी। इस आवाज़ को सुनकर विक्रम तुरंत ही फ़ोन नीचे से उठाया और जैसे कुछ बोलने वाला था तब तक वह कॉल कट हो गया। वही वह लड़की जो कि डरी सहमी सी बैठी हुई थी, डर के कारण बुरी तरह से कांप रही थी। विक्रम उसकी हालत देखकर समझ गया कि उस लड़की की कंडीशन क्या है। वह उसे शांत करने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाया पर वह लड़की डर से और पीछे हो गई। ये देखकर विक्रम फ़ोन को डैशबोर्ड पर रखा और एकदम से उस लड़की के हाथ को पकड़ अपने तरफ खींच लिया।
विक्रम के ऐसे खींचने से वह लड़की सीधे उसके सीने से जा लगी। जैसे वह लड़की विक्रम की सीने से लगी, विक्रम को एक अलग ही एहसास हुआ। वही वह लड़की तो अब और भी ज्यादा डर से कहाँ पर थी। वह विक्रम से दूर होने लगी। तभी विक्रम उस पर अपनी पकड़ बनाते हुए कसकर उसे अपनी बाहों में जाकर लिया। उसके सर को अपने सीने पर रखते हुए बोला, शांत हो जाओ, क्यों इतना घबरा रही हो? अभी फोन पर औरत जो तुम्हें इतना चिल्ला रही थी वो कौन थी? ये कहते हुए वह धीरे धीरे उस लड़की के पीठ को सहलाने लगा, जिससे उसे लड़की का डरना कम होने की वजह और बढ़ गया। ये देखकर विक्रम उसके बालों पर अपने हाथ फेरते हुए बोला, शांत हो जाओ, शांत। कुछ नहीं हुआ है और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं खुद चलूंगा वहां पर देखने। बताओ मुझे कहाँ है तुम्हारा घर? वो लड़की अपनी कांपती हुई आवाज में बोली, छोड़िए मुझे, छोड़िए, ये गलत है। आप मुझे इस तरह से नहीं पकड़ सकते। ये बोलते हुए वह लड़की एकदम से विक्रम से दूर होने लगी। लेकिन विक्रम के इस तरह पकड़े हुए बोला, मैं कुछ ऐसा नहीं कर रहा हूँ जो गलत है। मैं तुम्हें सिर्फ एक इंसानियत के नाते शांत कर रहा हूँ। और बताओ मुझे, कौन सी औरत है जो तुम्हें फोन पर इतना सुना रही थी? वह लड़की कांपती हुई आवाज में बोली, वह मेरी मम्मी जी हैं। विक्रम ने जब ये सुना तो चौंक गया। वह बोला, तुम्हारी मम्मी? एक माँ कैसे अपने बच्चों को से इस तरह से बात कर सकता है? विक्रम की बात पर वह लड़की धीरे से बोली, वह मेरी सासू माँ है। जैसे ही विक्रम ये सुना वह हैरान हो गया, और वही उसके हाथों की पकड़ उस लड़की पर ढीले हो गए। विक्रम के ऐसे छोड़ने पर वह लड़की एकदम से विक्रम से दूर हुई और सीट पर बैठ गई। अब वह एक बार भी विक्रम की तरफ नहीं देख रहा था, और नहीं विक्रम उसकी तरह। विक्रम बिना कुछ बोले कार को स्टार्ट किया और कार को आगे बढ़ा दिया। वही वह लड़की कार के सीट से अपने सर को टिकाया बैठ गई। उसकी आंखों से अभी भी लगातार आंसू गिर रहे थे। डर के कारण उसके माथे पर पसीना उभर आया था। वही विक्रम के कानों में उस लड़की की कही बातें गूंज रहे थे, वह मेरी सासू माँ है। विक्रम खुद से बोला, इसका मतलब कि लड़की शादीशुदा है और मैं भी क्या सोच रहा था। मैं इतना गलत कब से सोचने लगा। वो मिताली के साथ रहकर कुछ हद तक गिर चुका था, लेकिन इतना भी नहीं कि किसी मैरिड वुमेन पर अपनी गंदी नज़र डालें। ये गलत है। ये कहते हुए विक्रम कार को स्पीड में आगे बढ़ा दिया, पर रह रहकर उसकी नज़रें उसे लड़की पर ही जा रहे थे। लेकिन विक्रम खुद को संभाल समझते हुए बोला, नहीं, मैं उसकी तरफ नहीं देख सकता। वह किसी और की अमानत है। पर यह मेरे साथ क्या हो रहा है? क्यों मैं बार बार उसे लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ? उद्धरण चिन्ह। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में आरजू अभी भी आईसीयू वार्ड में थी और डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। बाहर यक्षांश, अभिनव और पूर्वी तीनों ही बेचैनी से वार्ड की तरफ देख रहे थे। इंतजार कर रहे थे कि कब वार्ड का डोर ओपन होगा, डॉक्टर कब बाहर आएंगे। करीब 4 घंटे बाद आईसीयू के बाहर का रेड लाइट बंद हुई। वार्ड का डोर ओपन हुआ। यक्षांश की नज़र बार बार बस आईसीयू के वार्ड पर ही थी। डोर ओपन होते ही वो तुरंत बेंच पर से उठा और भागते हुए डॉक्टर के पास गया। वहीं अभिनव और पूर्वी भी डॉक्टर के पास चले गए। यक्षांश डॉक्टर की तरफ देखते हुए उससे पूछा, डॉक्टर कैसी है मेरी वाइफ? वो ठीक तो है ना? अब उसकी कंडीशन कैसी है? क्या उसे होश आ गया? उसे कुछ हुआ तो नहीं? यक्षांश के एक के बाद एक सवालों को सुनकर डॉक्टर यक्षांश को अजीब नज़र से देखे और फिर गहरी सांस लेकर बोला, शांत हो जाए मिस्टर रावत। मैं समझ सकता हूँ कि आप पर अभी क्या बीत रही है, पर मुझे भी कुछ बोलने का मौका दीजिए। यक्षांश ने सुना तो बोला, ठीक है डॉक्टर, बताइए क्या कंडीशन है मेरी वाइफ की। डॉक्टर ने गहरी सांस लिया और बोला, हमने उनका चेकअप किया। उनके गले पर काफ़ी गहरी कट लग गए थे, जिस कारण हमें उनकी सर्जरी करनी पड़ी। सर्जरी काफ़ी क्रिटिकल है। अभी हमने उनकी सर्जरी की है, लेकिन ये सर्जरी सक्सेसफुल हुआ है या नहीं, ये तो उनके होश में आने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि जब तक होश में नहीं आ जाती तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर की बात सुन यक्षांश गुस्से से बोला, व्हाट डू यू मीन? कुछ नहीं कर सकते? सर्जरी आपने किया और आपको नहीं पता कि सर्जरी सक्सेसफुल है या नहीं? किस तरह के डॉक्टर हैं आप? इस तरह से आप इस हॉस्पिटल को चला रहे हैं। ऐसे तो आप लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देंगे। मैंने तो सुना था कि आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं और एक से बढ़कर एक डेंजरस केस को अपने हैंडल किया है। फिर आपसे ये केस हैंडल क्यों नहीं हो रहा? डॉक्टर यक्षांश की बात सुनकर बोले, मिस्टर रावत, मैं जानता हूं कि आप क्यों इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, इसलिए पहले आप शांत हो जाइए।
मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपकी वाइफ की कंडीशन ठीक नहीं है। शायद कुछ दिनों से वह ढंग से खा पी नहीं रहे हैं। अंदर ही अंदर किसी बात का उनको स्ट्रेस है, जिस कारण उनका बीपी भी बहुत लो था। हमने जब उनका सर्जरी किया उनकी बीपी उस वक्त बहुत ही ज़्यादा होता जा रहा था और उनकी बॉडी में भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी है। वीकनेस होने के कारण उनकी सर्जरी करने में हमें बहुत प्रॉब्लम हुई। हालांकि हमने सर्जरी अच्छे से कर दी है, पर वह होश में कब आती है ये हम नहीं कह सकते। उनके होश में आने के बाद ही हम बता सकते हैं कि हमारी सर्जरी सक्सेसफुल हुई है या नहीं। हमारी तरफ से तो ये सर्जरी सक्सेसफुल है, बट उनके ऊपर इसका कितना इफेक्ट पड़ता है यह उनके होश में आने के बाद ही पता चलेगा। उद्धरण चिन्ह। डॉक्टर की बात सुनकर यक्षांश कुछ नहीं बोल पाया। वो समझ गया कि आज अगर आरजू कमजोर है और उसके साथ यह सब जो प्रॉब्लम हो रहा है वह सब सिर्फ उसी के कारण हो रहा है, इसलिए चाहकर भी वह कुछ बोल नहीं पाया। वही उसे चुप देखकर पूर्वी उसे घूर कर देखी और अपने मन में बोली, चिल्ला तो ऐसे रहे जैसे मानो अपनी बीवी की बहुत फिक्र हो, पर उसको दुख देने वाले, उसको दर्द देने वाले भी आप ही हैं मिस्टर यक्षांश रावत। आज मेरी फ्रेंड मौत के मुंह तक पहुंच गई है। वो सब सिर्फ और सिर्फ आपके कारण है। मैं इसके लिए आपको कभी माफ नहीं करूंगी। बस एक बार मेरी फ्रेंड ठीक हो जाए, मैं उसे लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाऊंगी। कुछ देर बाद यक्षांश, अभिनव और पूर्वी तीनों ही आईसीयू के वार्ड के बाहर खड़े थे। वो तीनों ग्लास मिरर से अंदर की तरफ देख रहे थे, जहां पर अंदर हॉस्पिटल बेड पर आरजू बेजान पड़ी हुई थी। उसके गले, माथे और हाथों पर पट्टियां लगी हुई थी। एक साइड हाथ में ड्रिप लगे हुए थे, जिससे उसे ब्लड चढ़ाया जा रहा था। उसका चेहरा दूर से ही देखने पर मुरझाया हुआ लग रहा था। आरजू को इस हालत में देखकर यक्षांश का दिल भारी हो गया। उसकी आंखें हल्की नम हो गई, पर उसकी आंखों से आंसू बाहर नहीं निकले। वह नम आंखों से एक तक ग्लास डोर से अंदर की तरफ देखे जा रहा था। तभी एक नर्स वहां आए, जिसे देखकर यक्षांश तुरंत बोला, मैं उसे कब मिल सकता हूँ? मुझे अपनी वाइफ से मिलना है। नर्स यक्षांश की बात सुनकर बड़े ही पोलाइट वे में बोली, सर, मैडम को थोड़ी देर बाद वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा, तब आप उनसे जाकर मिल सकते हैं। इतना कहते हुए वह नर्स वहां से चली गई। यक्षांश फिर से वैसे ही ग्लास डोर के पास खड़े होकर आरजू की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद आरजू को वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। यक्षांश, अविनाश और पूर्वी तीनों ही उस वार्ड के अंदर गए और उनकी नजरें आरजू पर ठहर गए। आरजू का चेहरा पीला पड़ चुका था। वो चुपचाप बेजान सी पड़ी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अपनी आंखें खोलेगी और मुस्कुराते हुए उन तीनों की तरफ देखने लग जाएगी। पूर्वी की आंखों से तेजी से आंसू गिर रहे थे। वह एकदम से आगे बढ़ी और आरजू के पास जाकर बोली, चुपचाप उठ जा, तू कब तक सोई रहेगी? प्लीज उठ जा, मेरे लिए उठ जा, अपने दोस्त की खातिर। तुझे तो पता है ना, मेरा तेरे अलावा इस दुनिया में कोई और नहीं है। ये कहते हुए पूर्वी की आंखों से आंसू गिरने लगे। वही अभिनव को भी आरजू को ऐसे देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वह मन ही मन बोला, स्लीपिंग ब्यूटी, उठ भी जाओ, किसी और के लिए ना सही अपने भाई के लिए। मेरा भी इस दुनिया में कोई और नहीं है। तुम्हें ही मैंने पहली बार देखा था, तभी से मेरे इस दिल ने ये कहा कि तुम मेरी बहन हो। मेरे दिल ने तुम्हें तभी से अपनी बहन मान लिया था, पर आप अपने भाई को इस तरह से अकेला छोड़कर मत जाओ, वरना तुम्हारा भाई टूट जाएगा। यक्षांश तो बिना कुछ बोले चुपचाप खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे आरजू को बेजान देखकर उसके अंदर भी जान नहीं बची थी। वह बस टकटकी लगाए आरजू को देखे जा रहा था। आरजू को इस हालत में देखकर उसका दिल भारी हो रहा था। वह अपने भारी कदमों के साथ आगे बढ़ा और आरजू की बिल्कुल करीब जाकर खड़ा हो गया। उसने धीरे से अपने एक हाथ को आगे बढ़ाया, इससे पहले कि वह आरजू को टच कर पाता। पूर्वी एकदम से यक्षांश को हाथ दिखाकर दूर रहने का इशारा किया। यक्षांश कुछ बोलता उससे पहले पूर्वी बोली, बस आपने बहुत हेल्प कर ली मेरी फ्रेंड की। उसे यहाँ तक ले आए हैं, वही बहुत है उसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप जा सकते हैं मिस्टर रावत। वैसे भी आपकी पार्टी अभी भी चल रही होगी और आई थिंक आपको पार्टी एंजॉय करना चाहिए। क्यों हम छोटे लोगों के बीच में अपने ऐसो आराम की जिंदगी को छोड़कर आ गए हैं। वो आज तो चुपचाप खड़ा था। यक्षांश इस तरह से रिएक्ट कर रहा था जैसे मानो उसने पूर्वी की कोई बातें सुनी ना हो। उसकी नज़र तो बस आरजू पर ही टिकी हुई थी। वो उसके होश में आने का इंतजार कर रहा था। वह एक बार फिर से अपने कदम आरजू की तरफ बढ़ा दिया। ये देखकर पूर्वी का गुस्सा बढ़ गया। वो चिल्लाते हुए बोली, मिस्टर रावत, जाइए यहाँ से।
उद्धरण चिन्ह। पर तभी अभिनव पकड़कर बोला, शांत हो जाओ तुम। हाँ, मानता हूँ कि अभी स्लीपिंग ब्यूटी जिस कंडीशन में है उसे देखकर तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, पर प्लीज उसकी भी हालत देखो। उसकी भी कंडीशन ठीक नहीं है। भले ही उसने कभी भी जाहिर नहीं किया, पर उसके दिल में अपनी वाइफ के लिए बहुत जगह है। पूर्वी एक तंजी भरी मुस्कुराहट के साथ बोली, अच्छा सच में? मेरी फ्रेंड को अपनी वाइफ तक नहीं मानते और उनके दिल में जगह है? मैं नहीं मानती, और हाँ, आप तो उनकी साइड लेंगे ही। आखिर वो आपके दोस्त जो ठहरे। कहने के लिए सिर्फ आप मेरी फ्रेंड को अपनी बहन बोलते हैं, पर सच में तो आपकी बहन नहीं है। आपके लिए तो उससे बढ़कर आपका दोस्त है। अभिनव को पूर्वी की बातें सुन गुस्सा तो बहुत आया, पर वह अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, देखो अभी तुम होश में नहीं हो और तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या बोले जा रही हो, इसलिए खुद को संभालो और शांत रहो। जो भी फैसला होगा स्लीपिंग ब्यूटी का, उसमें मैं उसके साथ रहूंगा, और जब तक वह होश में नहीं आती मैं नहीं चाहता कि यहाँ कोई भी ड्रामा हो। पूर्वी इस वक्त इतने गुस्से में थी कि उसे अभिनव की कोई बातें समझ नहीं आई थी। वह फिर से चिल्लाते हुए बोली, ड्रामा मैं कर रही हूँ या आपके दोस्त कर रहे हैं? आप मुझे समझाने की बजाय अपने दोस्त को समझाए कि वह यहाँ से जाए, वरना मैं इन्हें यहाँ से धक्के मारकर निकलवा दूंगी। पूर्वी को इस तरह से चलते देखा तो अभिनव ने उसकी कलाई को पकड़ा और उसे खींचते हुए वार्ड से बाहर ले गया। पूर्वी खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़िए मुझे, छोड़िए। आपके इस तरह से मुझे पकड़कर खींचने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। मैं सच कह रही हूँ, आपके दोस्त ने मेरी फ्रेंड की ऐसी हालत कर दी है, मैं इसके लिए उसे कभी माफ नहीं करूंगी। अभिनव उसे तेजी से खींचते हुए वर्ड से बाहर ले गया और उसे एक साइड वॉल से लगाते हुए बोला, अपना ये पागलपन बंद करो। ये हॉस्पिटल है, तुम्हारा घर नहीं। जो तुम यहाँ शोर कर रही हो, मैंने तुमसे कहा ना, जो भी फैसला लेना होगा वह सब स्लीपिंग ब्यूटी के होश में आने के बाद लेना, अभी नहीं। पूर्वी गुस्से से अपने हाथ को झटकते हुए बोली, लीव माई हैंड। आपको किसने हक दिया मुझे इस तरह से पकड़ने का? और हाँ, आप तो मुझे ढंग से बात नहीं करते ना, फिर आज क्यों बातें करने आए हैं? मुझसे बात करने के बजाय अपने फ्रेंड से बात करिए। और मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये घर नहीं हॉस्पिटल है, इसीलिए कह रही हूँ कि अपने दोस्त को यहाँ से लेकर दफा हो जाए। पूर्वी, जो कि हमेशा अभिनव से डरी डरी रहती थी, वो आज इस तरह से अभिनव के सामने बिना डरे खड़ी थी और उससे लड़ रही थी। अभिनव ये देख थोड़ा हैरान भी था, पर वो ये भी जानता था कि पूर्वी के इस गुस्से का कारण क्या है। उसे अच्छा लग रहा था कि स्लीपिंग ब्यूटी की इतनी अच्छी दोस्त है जो उसके लिए सबसे लड़ने को तैयार है। यहाँ तक कि वह ये भी ध्यान नहीं देती कि वह बिना डरे सिर्फ अपने दोस्त की साइड ले रही है। ये देखकर उसे अच्छा लग रहा था। अभी पूर्वी अभिनव से कुछ बोलती कि उससे पहले ही अभिनव का फोन बजने लगा। फोन बजाने की आवाज से अभिनव पूर्वी की तरफ देखकर इशारा करके कहा, शांत रहो। इतना क्या हुआ? तुरंत अपना फोन निकाला और उसमें फ्लैश हो रहे नंबर को देख अभिनव के चेहरे के भाव चेंज हो गए। वह जैसे ही कॉल पिक किया, दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर अभिनव थोड़े शांत आवाज में बोला, तुम लोगों से एक काम भी ढंग से नहीं होता। वह कैसे यहाँ आ सकता है? पता करो। मैं नहीं चाहता कि वह अभी यहाँ आए, क्योंकि यहाँ की सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर वह बोला, ठीक है, अगर उससे कुछ हुआ तो मैं तुम सबको जान से मार डालूंगा। पूर्वी अभिनव को इस तरह से फोन पर बात करते देख एक पल पहले तरह डर गई, क्योंकि तब अभिनव बहुत गुस्से में था। कुछ सोचते हुए पूर्वी चुपके से वहां से जाने लगी कि तभी अभिनव पीछे से उसकी कलाई को कसकर पकड़कर उसे जाने से रोक दिया और फिर अपने फोन पर बात करते हुए बोला, ठीक है, मैं खुद कर लूंगा। इतना कहकर उसने तुरंत कॉल कट कर दिया। पूर्वी अभी भी अपने हाथ को अभिनव से पकड़ से छुड़ा रही थी। ये देख उसने एकदम से उसे अपने तरफ खींच लिया, जिससे पूर्वी सीधे अभिनव के सीने से जा लगी। अभिनव ने उसकी कमर पर अपने दूसरे हाथ को लपेटा और कसकर दबाते हुए बोला, मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा था। जो तुम मुझसे दूर भाग रही हो, चुपचाप यही खड़े रहो, अभी तुम अंदर नहीं जाओगी। पूर्वी अभिनव के इस तरह से अपने करीब खींचने पर घबरा गई थी। उसके दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। वह बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किए हुए थी। वही अभिनव का भी हाल कुछ ऐसा ही था, पर वह समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है। उसे अजीब सी बेचैनी होने लगी थी, पर वह अपने एहसासों को पूरी तरह इग्नोर कर पूर्वी पर अपने पकड़ बनाते हुए बोला, जब तक मेरा दोस्त अपनी वाइफ से कुछ देर तक अकेले में बात नहीं कर लेता, तुम यही मेरे साथ रहोगी।
पूर्वी अभिनव की बात पर कुछ बोली नहीं और उसे घूरने लगी। पर वो कुछ बोली नहीं, क्योंकि अभी वो अभिनव के बहुत करीब थी, जिस कारण उसकी सांसें रुकी हुई थी। वहीं वार्ड में यक्षांश आरजू के बिल्कुल करीब बैठा हुआ था। वह उसके एक हाथ को अपने हाथ में लेकर धीरे से उसे अपने होठों के पास लेकर आया और चूम लिया। फिर प्यार से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, वाइफी ओपन योर आइज। देखो मुझे, मैं तुम्हारे पास हूँ। मुझे देखने के लिए तो तुम बेताब थी ना, तो आज तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ है। प्लीज अब इस तरह से बेहोश मत रहो, वरना शायद मैं तुम्हें इस तरह से न देख पाऊँ। तुम नहीं जानती तुम्हें इस हालत में देखकर मुझ पर क्या बीत रही है। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते हुए वो आरजू के एक हाथ को अपने सीने के पास ले गया और वहां रखते हुए बोला, यहाँ दर्द हो रहा है वाइफी बहुत ज्यादा, प्लीज अब उठ जाओ। कहीं ऐसी दर्द हद से ज्यादा ना बढ़ जाए और तुम्हारा हस्बैंड तुमसे बहुत दूर ना चला जाए। मैं अब तुमसे दूर नहीं जाना चाहता, प्लीज इसलिए उठ जाओ। मैं अब सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये कहते हुए वो धीरे से आरजू के सीने पर अपना सिर रख लिया। वह अभी भी नम आंखों के साथ आरजू को देखे जा रहा था। यक्षांश की जगह अगर कोई और होता तो अब तक शायद उसकी आंखों से आंसू निकल जाते। यहाँ तक कि अगर यक्षांश पहले वाला यक्षु होता तो शायद अब तक उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते। लेकिन अब जो यक्षांश था वह बिल्कुल ही बदल चुका था। उसने इतने दर्द सहे थे कि उसके आंखों के आंसू सूख चुके थे। उसने अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीख लिया था। ऊपर से उसका ये मानना कि मर्द को दर्द नहीं होता। पर आज आरजू को इस हालत में देखकर उसकी इमोशन ना चाहते हुए भी बाहर आ रहे थे। वह खुद को कंट्रोल किया था, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। वह इस तरह आरजू के सीने पर कर रखे हुए ही उसकी तरफ देखने लगा और बोला, प्लीज वाइफी उठ जाओ। मैं बहुत बुरा हूं ना, इसलिए तो तुम नहीं उठ रही। मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिए हैं, पर आई प्रॉमिस एक बार तुम होश में आ जाओ, तुम्हारा ही हस्बैंड अपने बेपनाह मोहब्बत से तुम्हारे अंदर के दर्द को मिटा देगा। तुम सोच भी नहीं सकती मेरे मन में तुम्हारे लिए क्या फीलिंग्स है। तुम बस एक बार होश में आ जाओ। दुनिया जहां की सारी खुशियां मैं तुम्हारे कदमों पर लाकर रख दूंगा। बदले में तुम मुझे जो भी सजा देना चाहोगी वह मुझे मंजूर होगा। तुम अगर मुझे मारना चाहे मार लेना, डांटना चाहे डांट लेना, पर मुझसे कभी दूर मत जाना, और इस तरह से तो कभी भी नहीं। इतना कहते हुए उसकी पकड़ आरजू के हाथों पर कस गए। वहीं दूसरी तरफ विक्रम एक छोटे से घर के बाहर अपनी कार को रोका। वह लड़की जो कि उसके बगल में बैठी हुई थी वह अब तक सो चुकी थी। ये देखकर विक्रम धीरे से उसके कंधे पर अपना हाथ रख उसे जागते हुए बोला, हेलो, उठो उठो, तुम्हारा घर आ गया है। पर वह लड़की इतनी गहरी नींद में थी कि विक्रम के ऐसे जागने पर भी वो नहीं उठी। विक्रम उसके कंधे को पकड़कर हिलाया, लेकिन फिर भी वो लड़की इस तरह से सो रही थी जैसे मानो कितने सालों बाद आज उसे नींद आए हो। ये देखकर विक्रम खुद से बोला, ये लड़की भी ना इस तरह से सो रही है जैसे मानो घोड़े गधे सब बेचकर सो रही हो। अरे ऐसी कौन सोता है, ऐसे में तो उसके साथ कुछ भी हो जाए तो इससे कुछ पता ही ना चले। इतना कहते हुए विक्रम की नज़र उस लड़की के चेहरे पर गए। वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी और विक्रम की नज़रों उसे पर से हट ही नहीं रहे थे। विक्रम धीरे धीरे अपने हाथ को उसके गाल पर रखा और उसको उसके गालों को सहलाते हुए बोला, वह आखिर विक्रम क्या बोलने वाला है। आरजू जब होश में आएगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा, आगे जानने के लिए पढ़ना ना भूलें मिस्टीरियस बिलियनेयर हस्बैंड। अगर आप सबको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही हो तो अपने भर भर कर लाइक, कमेंट और शेयर कर दे। इसके साथ साथ मेरे चैनल MS नॉवल स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें।